हेलो गाइस, तो नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको कन्वेक्शन के क्वेश्चन करवाए थे, कंडक्शन के करवा दिया हूँ। इससे पहले वाले चैप्टर में सारी वीडियोज डाल दी हैं, सब देख लीजिए। ठीक है, अब रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र यहाँ शुरू करते हैं। अब इसके आगे से सारे क्वेश्चन रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र के गेट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कराऊंगा। ठीक है, तो कराने से पहले मैं रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में बताया था, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, अब रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? अब आप देखोगे जितनी भी बॉडीज़ हैं वो किसी ना किसी, चाहे वो रूम टेम्परेचर पर होती हैं, किसी भी टेम्परेचर पर होती है, रूम टेम्परेचर हो या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर हो, तो कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट ज़रूर करती हैं। और वो रेडिएशन इमिट ज़रूर करती हैं, ये किसी भी टेम्परेचर पर हो। और मैं ये बताता हूँ कि जो रूम टेम्परेचर पे जितनी बॉडी होती हैं वो ज़्यादातर थर्मल रेडिएशन इमिट ज़रूर करती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अब एट ऑल टेम्परेचर इन एनी बॉडी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेज हो, अब वो डिपेंड करता है कि किस अमाउंट में करती है, क्या रेट है, नेग्लिजिबल अमाउंट है। अब जैसे हम अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो नेग्लिजिबल अमाउंट में करती हैं इन कंपेरिजन जो हम कंडक्शन कन्वेक्शन लेते हैं तो। ठीक है, अगर हायर टेम्परेचर की बात करते हैं 1000 केल्विन या 1200 केल्विन, तो उस टाइम पे रेडिएशन का जो इफेक्ट, हीट ट्रांसफर का जो इफेक्ट है वो कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के इफेक्ट से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर भी जब हम क्वेश्चन करते हैं तो रेडिएशन के कोर टर्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन टू कंडक्शन कन्वेक्शन। आप देखते हो कि फर्नेस है, फर्नेस में इतना हायर टेम्परेचर पे हीट जनरेट होता है तो वहाँ पर रेडिएशन का काउंट करते हैं। कंडक्शन कन्वेक्शन उसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही जब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे वहाँ रेडिएशन छोड़ दिया था, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर था। ठीक है, अब क्या होता है कि अब रेडिएशन किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में ट्रांसफर करती है? ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, 0 से लेकर इन्फिनिट तक है। ठीक है, देखो अब सन, जो हमारी जो सनलाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। जो सन जो रेडिएशन इमिट करता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में करता है। ठीक है, जो सन का रेडिएशन आता है। तो ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं। तो अब क्या होता है कि अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्म उस इतने बड़े जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 0 से इन्फिनिट तक फैला हुआ है उसमें थोड़ा सा पार्ट थर्मल रेडिएशन का भी आता है। वो जो पार्ट आता है 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, मैं 100 माइक्रोमीटर कह रहा हूँ, वेव लेंथ इसकी 0.1 माइक्रोमीटर की जो वेव लेंथ है वहाँ से 100 माइक्रोमीटर की वेव लेंथ तक इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जितना बड़ा है उसमें थर्मल रेडिएशन ही पार्ट आता है। ठीक है, उसके कई सारे हिस्से होते हैं। अब 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर को एक पार्ट को हमने थर्मल रेडिएशन का पार्ट कह दिया। अब 100 से ऊपर जाओगे, 100 माइक्रोमीटर की जो ऊपर की वेव लेंथ है उसमें माइक्रोवेव आ गया, फिर उसके बाद रेडियो वेव आ गया। ठीक है, ये इन्फिनिट तक जाती हैं। फिर 0.1 से नीचे भी है, 0.1 से नीचे कौन सी आ गई? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ गई। ठीक है, और एक्सरे आ गई, गामा रे आ गई, ये सब 0.1 से नीचे वाली वेव लेंथ है। ठीक है, तो जो थर्मल रेडिएशन का जो पार्ट है उसमें जो रेडिएशन इमिट होता है वो थर्मल रेडिएशन, और थर्मल रेडिएशन में भी 3 पार्ट आते हैं। 3 पार्ट आते हैं, मतलब क्योंकि हम थर्मल रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो जो थर्मल हीट ट्रांसफर वाला जो पार्ट है वो थर्मल रेडिएशन वाला पार्ट है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक पार्ट तो 0.3 से लेके 0.76 तक विजिबल लाइट होती है, जो हम देख पा रहे हैं इन्वायरमेंट में। जिसी को भी जो हमारी विजिबल है, विजिबिलिटी जो हमारी है वो इसी 0.3 से 0.76 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ के बीच में आती है। इस वेवलेंथ तक हम देख पाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपके ऊपर इसकी अब आप एक्सरेज को देख नहीं सकते, गामा रे, मतलब कि हम जो देख पाते हैं वो 0.3 जो विजिबल है, विजिबल पोर्शन 0.3 से 0.76 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ तक को ही हम देख पाते हैं। ठीक है, मतलब उसके जरिए हम देख पाते हैं। अब 0.76 से लेके अगर 100 माइक्रोमीटर की मैं बात करूं वो इंफ्रारेड वेव हो गई। इंफ्रारेड रे आपने सुना होगा, इंफ्रारेड रीजन, तो वो 0.6 से लेके 100 तक इंफ्रारेड रीजन है। और ये जो रीजन है ये थर्मल रेडिएशन के बीच में ही आता है। क्योंकि और इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है? जितनी बॉडी है रूम टेम्परेचर पर वो सब इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करती हैं, समझे? और थोड़ा सा पार्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का भी आता है, थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का भी आता है थर्मल रेडिएशन वाले पार्ट में। ठीक है, ये 3 पार्ट मिला के थर्मल रेडिएशन का थोड़ा पार्ट आता है। 0.1 से लेके 100 माइक्रोमीटर आप ध्यान रखिएगा, इस वेवलेंथ की थर्मल रेडिएशन में पार्ट आता है।
अब क्या होगा कि ये हो गया चीज़। अब सारी बॉडी, हर बॉडी क्या होते हैं, हर किसी भी टेम्परेचर पर थर्मल रेडिएशन कुछ ना कुछ इमिट जरूर करेगी। अब इमिट करा है, ठीक है, तो 3 टर्म थर्मल रेडिएशन में आते हैं, रेडिएशन हीट ट्रांसफर में आते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि रेडिएशन को, हीट ट्रांसफ़र को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए थर्मल रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कंडक्शन कन्वेक्शन में ज़रूरत होती थी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए मीडियम की, पर इसमें हीट ट्रांसफ़र को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। आप देखते होंगे जो सन से सनलाइट आती है, ठीक है, वो अर्थ के बाहर तो कोई मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, वहाँ तो वैक्यूम है, ठीक है। तो वहाँ से तो सनलाइट आ रही है, तो कैसे वो कैसे आ पा रही है? वो इसलिए आ पा रही है क्योंकि मतलब वो आ रही है, तो इसका मतलब उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब थर्मल रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रांसफ़र कर सकती है हीट ट्रांसफ़र उसका, ठीक है। आप देखते होगे कि अब जो सन से सनलाइट आ रही है, जो जितना ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर होगा उसकी उतनी वेवलेंथ कम होगी। सन की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल 1000 केल्विन पर, अगर सन का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, तो उस जिसकी जितनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर उसकी उतनी वेवलेंथ कम, और जिसका कम टेम्परेचर उसकी उतनी वेवलेंथ ज़्यादा। तो अब इनका इफ़ेक्ट पड़ता है, आप देखते हो कि ग्लोबल वार्मिंग इशू हमारे जो क्या करते हैं इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मौसम का जो आना जाना है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, पता नहीं चलता गर्मी कब आ रही है, ठंड कब आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आ गया, पहले टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा होने लग गई हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन सी सबसे मेन गैस जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बहुत फैली हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कैसा आ रहा है? देखो, जो सन से सनलाइट आती है, सन से जो सनलाइट आई वो शॉर्ट वेवलेंथ की सनलाइट आई, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेवलेंथ है वो सन की सनलाइट से तो ज़्यादा ही है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मतलब की वेवलेंथ है वो सन की सनलाइट से ज़्यादा है, पर इसलिए वो जो सन की सनलाइट कम वेवलेंथ की है वो उसको आने देती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ तो ज़्यादा है कार्बन की, तो उसमें से पास तो कर देगी वो सन की सनलाइट की वेवलेंथ को। पर जो हमारे जो धरती पर, जो हमारे क्या कहते हैं ग्राउंड पर, जो यहाँ की जो वेवलेंथ है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वेवलेंथ से ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वेवलेंथ से ज़्यादा है, क्योंकि वो कम टेम्परेचर पर है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वेवलेंथ, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वेवलेंथ कम है इन कंपेरिजन टू ग्राउंड से जो वेवलेंथ ऊपर आ रही है। तो क्या होता है, सन की सनलाइट तो धरती में आ गई, पर ग्राउंड की जो वेवलेंथ है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वेवलेंथ को पार नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी वजह से धरती पर हर तरफ क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यही है ग्लोबल वार्मिंग का इशू बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही सन की सनलाइट तो धरती पर आ गई, पर यहाँ की धरती से ऊपर नहीं जा रही है, ऊपर चली जाती तो टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। आप देखते होगे अब तो जहाँ पर आर्कटिक अंटार्कटिका इधर इस साइड चले जाओ, वहाँ भी बर्फ़ पिघलने लग गई है, ठीक है। कुछ आने वाले टाइम पे वहाँ भी बर्फ़ पिघल जाएगी, ठीक है, बहुत सालों बाद, अगर ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता रहा। तो इसलिए इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। अब वेवलेंथ आई, ये चीज़ हो गई। अब देखो मैंने ये चीज़ बता दी। अब सारी बॉडी, अब मैं बॉडी की बात करता हूँ, जितनी सारी बॉडी हैं, सॉलिड बॉडी की मैं बात करूँ, कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो कि हर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे थर्मल रेडिएशन इमिट करेगी। अब देखो उसमें 3 टर्म आते हैं। कोई थर्मल रेडिएशन किसी बॉडी पर पड़ा, कोई थर्मल रेडिएशन किसी बॉडी पर पड़ा, जैसे ये थर्मल रेडिएशन यहाँ से आया, इसके ऊपर पड़ा, तो वो क्या करेगा, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या ये बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, या ये बॉडी इस बॉडी से ट्रांसमिट हो जाएगी। 3 चीज़ें हो सकती हैं,
या तो ये जो थर्मल रेडिएशन है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या ये सारे के सारा या कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या जो इस ये बॉडी जो है इस थर्मल रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेगी सारा का सारा, या कुछ पार्ट अब्जॉर्ब कर लेगी, या ये बॉडी इससे या ये रेडिएशन इस बॉडी से सारा का सारा ट्रांसमिट हो जाएगा, या कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ और दूसरी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म आते हैं। ये होता है एब्जॉर्बिविटी, एब्जॉर्ब कर लिया उसने, तो इसमें हम एक टर्म लिखते हैं एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो गया तो इसमें एक टर्म लिखते हैं रिफ्लेक्टिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी। और इसने ट्रांसमिट हो गया तो ये टर्म हो गया ट्रांसमिसिटिविटी। ठीक है, ट्रांसमिसिटिविटी। तो 3 टर्म आ गए। जब भी कोई थर्मल रेडिएशन किसी बॉडी पर पड़ेगा तो या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा उस रेडिएशन को, या उसको सारे को ट्रांसमिट कर देगा। तो 3 टर्म आ गए। तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्टिविटी को रो से दर्शाते हैं, एब्जॉर्बिविटी को अल्फा से और ट्रांसमिसिटिविटी को टॉ से। ध्यान रखना, ये चीज़ पता चल गई। अब यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो अल्फा से मैं ये, अब देखो जो रिफ्लेक्टिविटी में रो को दर्शा रहा हूँ वो दर्शा रहा हूँ जो जैसे थर्मल रेडिएशन आया, ये जो थर्मल रेडिएशन इस बॉडी पे पड़ा तो इसका कितना फ्रैक्शन, जो ये एब्जॉर्बिविटी है ना अल्फा, इसका मतलब हुआ फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस अब्जॉर्ब्ड बाय दैट सरफेस। उस रेडिएशन का कितना फ्रैक्शन इस पार्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो आएगा एब्जॉर्बिविटी। मतलब ठीक है, एब्जॉर्बिविटी मतलब अगर मैं कहूँ 0.6 एब्जॉर्बिविटी है तो इसका मतलब कि जो अगर मैं वेवलेंथ को 1 मानूँ तो 1 में से 0.6 पार्ट उस रेडिएशन के 0.6 पार्ट को उस बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और एब्जॉर्ब कर लिया अल्फा। अब ये हो गया रिफ्लेक्टिविटी। अब उस 1 यूनिट रेडिएशन के कुछ पार्ट को उस बॉडी ने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट किया वो मैं मान लिया 0.2। तो मैंने माना कि फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट सरफेस, कितना फ्रैक्शन उस बॉडी ने रिफ्लेक्ट कर दिया, कितना फ्रैक्शन मतलब उस 1 यूनिट रेडिएशन का 0.2 यूनिट रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, उस बॉडी से। अब देखो एब्जॉर्ब भी कर लिया 0.6 पार्ट उसने, और 0.2 रिफ्लेक्ट कर दिया, और जो 0 और क्या बचा, और 0.2 बचा वो उसने ट्रांसमिट कर दिया। मतलब कि इतने फ्रैक्शन उसने उस बॉडी से थ्रू ट्रांसमिट कर दिया, पूरा का पूरा। 3 ही पार्ट तो होंगे, उस 1 यूनिट को मैं 3 पार्टों में डिवाइड कर सकता हूँ कि इतना फ्रैक्शन उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इतना फ्रैक्शन उस रेडिएशन का उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, और इतना फ्रैक्शन उसने उस रेडिएशन का ट्रांसमिट कर दिया। तो इसमें से यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आई, अल्फा प्लस रो प्लस टॉ इक्वल टू 1। ठीक है, ये आई। तो यहाँ से जब भी हम निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन में मैंने ये क्या कह रहा है कि फॉर ए ग्लास प्लेट, ग्लास की कोई प्लेट है, उसकी ट्रांसमिसिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी आर स्पेसिफाइड है 0.06 एंड 0.08। ट्रांसमिसिविटी मतलब 0.86 दे रखी है, और रिफ्लेक्टिविटी रो 0.08 दे रखी है। ठीक है, 0.08 दे रखी है, और एब्जॉर्बिविटी हमको निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, मैंने बताया अल्फा प्लस रो प्लस टॉ इक्वल्स टू 1। एब्जॉर्बिविटी हमको निकालनी है, रिफ्लेक्टिविटी हमको 0.8 दे रखी है, ट्रांसमिसिविटी 0.86 है इक्वल टू 1। तो कितना आ गया, देखो ये आ गया 0.06। एब्जॉर्बिविटी 0.06 मतलब इतना फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी उस 1 यूनिट रेडिएशन एनर्जी का 0.06 यूनिट उस बॉडी ग्लास प्लेट ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और 1 यूनिट का 0.86 पार्ट
0.86 पार्ट उस ग्लास प्लेट ने ट्रांसमिट कर दिया, थ्रू द ग्लास प्लेट ट्रांसमिट हो गया वो रेडिएशन। समझ गए? हेलो गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडिएटिव हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, ठीक है, रेडिएटिव हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया बिटवीन टू प्लेन पैरेलल ग्रे सरफेसेस। एक प्लेन ये है और ये एक प्लेन ये है, दोनों पैरेलल हैं और दोनों ग्रे सरफेस हैं, जिनकी इमिसिविटी 0.9 और 0.9 दे रखी है, मेंटेन्ड एट 400 केल्विन और 300 केल्विन। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमको दे रखा है सिग्मा 5.67 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। इसका टेम्परेचर हमको 400 केल्विन दे रखा है, इसका 300 दे रखा है। ठीक है, तो ग्रे सरफेस, ठीक है, ग्रे सरफेस की बात करते हैं। ग्रे सरफेस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ब्लैक बॉडी के बारे में बताता हूँ। ब्लैक सरफेस क्या होता है? ब्लैक बॉडी होती है कि बॉडी इज़ द, जहाँ पर क्या होता है कि जब रेडिएटिव किसी भी आप सरफेस, अगर आप कोई नॉर्मल सरफेस है उस पर अगर कोई रेडिएशन या रेडिएटिव हीट ट्रांसफ़र किसी भी इन्वायरमेंट से रेडिएशन आ रही है या रेडिएटिव हीट ट्रांसफ़र आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रेडिएटिव एनर्जी आ रही है। ठीक है, रेडिएटिव एनर्जी आ रही है, अगर वो उस बॉडी पे पड़ती है तो उसमें 3 टाइप होते हैं, या तो एब्जॉर्ब होगा या रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिसिट होगा। तीनों भी हो सकते, मतलब तीनों ही होते ज़्यादातर क्या होता है, एब्जॉर्ब, थोड़ी बहुत फ्रैक्शन में एब्जॉर्बिव होती है, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में रिफ्लेक्टिविटी, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में ट्रांसमिसिविटी। ठीक है, ये सब होता है। पर एक बॉडी ऐसी भी है जो जितनी भी रेडिएटिव एनर्जी आ रही है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से आए, कोई सी भी वेवलेंथ की रेडिएशन एनर्जी आए तो क्या होगा, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, ना उसे रिफ्लेक्ट करेगी ना उसे ट्रांसमिट करेगी, उस एनर्जी को सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वो बॉडी होती है ब्लैक बॉडी, ब्लैक सरफेस। ठीक है, और ये हमारे आइडियल बॉडी मान के चलते हैं कि जो हम आइडियल रेडिएशन में मान के चलते हैं कि ब्लैक बॉडी हमारी आइडियल बॉडी होती है, आइडियल सरफेस होता है। ठीक है, तो जो मैं बताता हूँ इमिसिविटी क्या होता है। इमिसिविटी लिख दो कि इमिसिव पावर, टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ नॉन ब्लैक सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक सरफेस। इमिसिव पावर, रेडिएशन एनर्जी emitted from the surface per unit time per unit area is the emissive power of that body। ठीक है, इमिसिव पावर क्या है? रेडिएशन एनर्जी emitted from the surface per unit time per unit area। ठीक है, इज द इमिसिव पावर। और हेमिस्फेरिकल सोज डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब रेडिएशन एनर्जी emitted from the surface per unit time in all possible directions, किसी भी डायरेक्शंस में वो रेडिएशन, सारी डायरेक्शन में, मतलब सारी डायरेक्शन में वो रेडिएशन एनर्जी इमिट करती है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस फ्रॉम द सरफेस। और टोटल का मतलब ऑल वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ होगी, समझे? तो टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर का मतलब क्या हो गया? रेडिएशन एनर्जी emitted from a surface of a body per unit time per unit area in all possible hemispherical direction integrated over all the wavelength। सारी वेवलेंथ का इंटीग्रेशन और सारी डायरेक्शन में इमिट कर रही है एनर्जी फ्रॉम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये हो गई टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ नॉन ब्लैक सरफेस डिवाइड बाय ब्लैक सरफेस, क्योंकि ब्लैक सरफेस हम आइडियल सरफेस मान के चलते हैं। तो इमिसिविटी का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, क्या संदर्भ है कि जो हम नॉन ब्लैक सरफेस होता है ना, हम कंपेयर करते हैं ब्लैक सरफेस से कि जो नॉन ब्लैक सरफेस है हमारा, वो कितना उस ब्लैक सरफेस को अप्रोच कर रहा है, कितना उसके अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो वो इमिसिविटी ये दर्शाता है कि जो नॉन ब्लैक सरफेस है वो ब्लैक सरफेस से कितना अप्रोक्सीमेट है, कितना अप्रोच कर रहा है, समझिए। जैसे इमिसिविटी हो गई, मतलब कि ये हो गई टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिविटी। एक होता है मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ नॉन ब्लैक सरफेस, मोनोक्रोमेटिक ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक सरफेस, ये आता है मोनोक्रोमेटिक हेमिस्फेरिकल मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी।
तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, जो हम ओवरऑल द वेवलेंथ करते थे वहाँ पर हम पर यूनिट वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ वहाँ पर काउंट आता है कि इस वेवलेंथ के लिए तो हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर कितना है, इस वेवलेंथ के लिए हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर कितना है, ठीक है। तो वहाँ पर मोनोक्रोमेटिक टर्म आता है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी, ठीक है, ये समझे। तो ये आ गया। अब क्या होता है, अब इमिसिविटी मैंने आपको बताया ग्रे सरफेस क्या होता है। देखो 3 तरह के सरफेस होते हैं, एक तो आइडियल सरफेस होगा जो हम आइडियल मान के चलते हैं, एक ग्रे सरफेस होता है, एक रियल सरफेस होता है। ये ग्रे सरफेस हम क्या होते हैं, ग्रे सरफेस क्या होता है कि जिसमें मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी और सब ये ना एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, जो ये मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर की बात कर रहा हूँ या टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर की बात कर रहा हूँ, तो इमिसिविटी जब कंपेयर करेंगे तो एट द सेम टेम्परेचर 1000 केल्विन पर नॉन ब्लैक सरफेस की कितनी इमिसिव पावर है, 1000 केल्विन पर ब्लैक सरफेस की कितनी इमिसिव पावर है, तब वो इमिसिविटी आएगी एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग इमिसिव पावर आती हैं, ठीक है। तो एट सेम टेम्परेचर पर मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी क्या होती है कि पर ग्रे सरफेस क्या होता है, जिसमें मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। उसमें वेवलेंथ का फंडा चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सरफेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी एट ऑल वेवलेंथ, मतलब ग्रे सरफेस वो सरफेस है जिसमें मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी सारी वेवलेंथों के लिए सेम रहती है, इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ। तो मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी है सेम वैल्यू ऑफ मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी फॉर ऑल वेवलेंथ, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी जो तो इसमें अगर मैं ग्रे सरफेस की बात करूं तो वहाँ पर फिर मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी है वो सेम सब सारी वेवलेंथों के लिए सेम आएगी, ठीक है। तो अब ओके, अब हम क्या करते हैं कि मैं सरफेस हैविंग द सेम वैल्यू फॉर ऑल वेवलेंथ है मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी। अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि ग्रे सरफेस के बारे में बताते हैं। ग्रे सरफेस सेम वैल्यू ऑफ मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी ऑफ ऑल वेवलेंथ। ग्रे सरफेस हो गया, इमिसिविटी हो गया। अब सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो कहता है कि जी टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर, मतलब मोनोक्रोमेटिक, मतलब टोटल हेमिस्फेरिकल, मैं मोनोक्रोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बारे में बताता है ये। ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे, इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। तो जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये हटा के कांस्टेंट टर्म आता है सिग्मा की वैल्यू 5.67 10⁻⁻8, ठीक है। तो यह है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इक्वल टू सिग्मा T⁴, ठीक है। ये जब आ गया, अब एक टर्म आता है शेप फैक्टर, व्यू फैक्टर और कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, ठीक है। या शेप फैक्टर कह लो, या उसको व्यू फैक्टर कह लो, या उसको कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर कह लो, या ज्योमेट्री फैक्टर कह लो, ठीक है, या एंगल फैक्टर कह लो, सारे नाम एक ही हैं। उसमें क्या होता है कि वो होता है मतलब शेप फैक्टर क्या होता है, जैसे कि ये 400 केल्विन पर है, 400 केल्विन पर, ये 300 केल्विन पर है। तो यहाँ पर जो T1 है वो ग्रेटर दैन T2 है, ठीक है, T1 ग्रेटर दैन T2 है। तो इस केस में कुछ रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा, ये कुछ रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा और ये भी कुछ रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। दोनों कुछ ना कुछ इमिट करेंगे। तो उस केस में इसकी इमिसिव पावर इसकी इमिसिव पावर होगी Q1 मान लिया, तो इसकी इमिसिव पावर हो गई, क्योंकि ठीक है इमिसिव पावर हो गई। अब ये मैंने ब्लैक सरफेस की बात करी, अगर मैं नॉन ब्लैक सरफेस की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ रिलेशन लिया, तो ये नॉन ब्लैक सरफेस के लिए कितना होगा, एप्सिलॉन सिग्मा T⁴,
तो ऐसे ही इस केस में इसकी इमिसिविटी दे रखी है, क्योंकि ग्रे सरफेस है, इसकी इमिसिविटी दे रखी है, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन सिग्मा T1 की पावर 4। ऐसे ही Q2 हो जाएगा एप्सिलॉन 2 सिग्मा T2 की पावर 4। ठीक है, तो इसकी रेडिएशन एनर्जी निकल गई, इसकी रेडिएशन एनर्जी निकल गई, पर हमको नेट कितना, देखो ये रेडिएशन एनर्जी यहाँ से निकली और यहाँ कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई, और इस वाले सरफेस से कुछ निकली जो यहाँ जाके एब्जॉर्ब कुछ होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब होगी, तो उस केस में क्या होगा कि तो नेट कितना नेट हीट ट्रांसफ़र हुआ, कितना नेट हीट ट्रांसफ़र हुआ, मतलब कि यहाँ से क्या वो कुछ एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से क्या कुछ मतलब कितना नेट हुआ हीट ट्रांसफ़र। तो नेट हीट ट्रांसफ़र के लिए Q12 मतलब Q1 माइनस Q2। ठीक है, क्योंकि 1 से अब 2 के बीच में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर 400 केल्विन का जाता है, तो जो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, वही आएगा क्वेश्चन आंसर में। आप देखते होंगे जब भी हम नेट निकालते हैं हायर माइनस लोअर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसके जो लोअर वाले को काट देता है और जो नेट होता है वो उसका हायर वाला होता है पोर्शन। तो 400 केल्विन का जो है वो हाई एनर्जी रेडिएट करेगा और ये लो करेगा, तो हाई एनर्जी रेडिएशन करने वाला और लोअर एनर्जी करने वाला हम हायर माइनस लोअर करेंगे नहीं करेंगे, तो नेट निकलेगा। तो नेट हीट ट्रांसफ़र रेट, नेट हीट एक्सचेंज रेट, कितना एक्सचेंज हुई हीट, ठीक है, कितना हीट एक्सचेंज हुई, ये ज़्यादा रेडिएशन एनर्जी इसको दे देगा, ये ज़्यादा रेडिएशन एनर्जी इस सरफेस को देगा क्योंकि इसके पास, और ये कम देगा। ठीक है, तो ये जितना देगा इसको उतना तो ये 300 केल्विन तक दे देगा, जो बाकी का 100 केल्विन है वो उसको देगा नहीं देगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो नेट हीट ट्रांसफ़र ये ज़्यादा इसको देगा नहीं देगा, इस सरफेस 2 को ये इसको कम देगा, ये इसको ज़्यादा देगा, तो जो नेट होगा ये नेट क्या होगा, जो इस सरफेस 1 ने जो सरफेस 2 को ज़्यादा दी है, ठीक है, वो नेट आ जाएगा। तो Q12 नेट हीट एक्सचेंज रेट। तो उस केस में क्या होता है, अब देखो क्या होगा, देखो अब यहाँ से रेडिएशन एनर्जी इमिट हुई, यहाँ गई, अब कुछ होता है कि कुछ सारी की सारी नहीं गई, कुछ इन्वायरमेंट में चले गई, कुछ साइड चली गई। ठीक है, तो वो मतलब अब आप देखते हो मैंने क्या टर्म दिया था, मैंने टर्म दिया था रिफ्लेक्टिविटी, मतलब रेडिएशन एनर्जी आती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस केस में भी ऐसे होता है कि यहाँ से अगर एनर्जी आई तो कुछ एनवायरनमेंट में चली गई, इन्वायरमेंट में कहीं चली गई, कुछ सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गई, कोई रिफ्लेक्ट हो गई, कोई ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, तो मतलब जो सरफेस पे अगर रिफ्लेक्ट, जो सरफेस पे आ गई वो तो ठीक है, तो कुछ इन्वायरमेंट में चली गई, कुछ बाहर के, अब सारी की सारी एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी कंजर्व है, ठीक है, पर वेस्ट होती है कुछ ना कुछ। तो मतलब क्या होता है कि जैसे कि और कुछ यहाँ से यहाँ जाने में देखने में फ़र्क है। अब मैं देखो मैं इस डायरेक्शन में मेरे को रेडिएशन एनर्जी डालनी है, बस और सरफेस उस डायरेक्शन में है, सरफेस मेरे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से जो रेडिएशन एनर्जी जाएगी देखने का अंदाज़ा है नहीं है, तो मैं एक फैक्टर आता है व्यू फैक्टर, कि मैं कैसे देख रहा हूँ, ये मैं हूँ सरफेस और आप हैं, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मेरी जो आइज़ की जो एनर्जी है वो आपके ऊपर सीधे जा रही है। ठीक है, जा रही नहीं जा रही, तो ये इसे व्यू फैक्टर कहते हैं। तो ऐसे ही ये सरफेस इस सरफेस को कैसे देख रहा है, ठीक है, ये सरफेस इस सरफेस के कैसे किस ओरिएंटेशन में है, और इसकी इन दोनों की ज्योमेट्री कैसी है, डिपेंड करता है इन दोनों की ज्योमेट्री कैसी है और ये किस ओरिएंटेशन में है, तभी तो सारी की सारी तभी तो एनर्जी इसके पास जाएगी। अगर ओरिएंटेशन इसका गड़बड़ा गया, इधर उधर हो गया, तो इसकी एनर्जी इसके पास जाएगी नहीं, तो हीट एक्सचेंज होगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि हीट एक्सचेंज कैसे हो रहा है, दोनों सरफेस किस ओरिएंटेशन में है, उनकी ज्योमेट्री कैसी है, वो सारी की सारी एनर्जी को एक्सचेंज करने के मूड में है नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है, मैं इसलिए एक फैक्टर आता है व्यू फैक्टर, उसको कन्फिग्रेशन फैक्टर भी कहते हैं, ज्योमेट्री फैक्टर कहते हैं। ज्योमेट्री फैक्टर मतलब क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप उसका मायने रखता है, उसका ओरिएंटेशन मायने रखता है कैसा है। हम आमने सामने हैं, ये बोर्ड मेरे सामने है, बोर्ड को सामने हम आमने सामने आपको देख रहे हैं, तो हमारा बिल्कुल ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है, मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी में ही जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही
ओरिएंटेशन डिपेंड करता है, तो इस केस में भी ओरिएंटेशन और ज्योमेट्री डिपेंड करती है। तो कि ये जो सरफेस 1 है ये अपनी एनर्जी इस सरफेस 2 से कैसे एक्सचेंज कर पा रहा है, तो वहाँ पर आता है व्यू फैक्टर। ठीक है, तो ये Q1 माइनस Q2 तो मैंने कर दिया, पर इसके साथ एक व्यू फैक्टर और आएगा जो Q1 के साथ अटैच होगा, मतलब जो नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज के साथ अटैच होगा कि वो उस सरफेस 1 सरफेस 2 को किस व्यू से देख रहा है। तो अगर रेडिएशन हीट एक्सचेंज की बात करूं तो यहाँ पर एक फैक्टर आता है सेफ फैक्टर F12, ठीक है, सेफ फैक्टर सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ठीक है, अब ये जो आप कहोगे अब इमिसिविटी कहाँ गई, तो इमिसिविटी जो है वो मेरी इस सेफ फैक्टर के अंदर ही आ गई। तो इस सेफ फैक्टर का अगर मैं इस और ये पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आ गया एरिया ए, क्योंकि दोनों बहुत इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट हैं तो एरिया दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर यूनिट एरिया, यहाँ पर आ गया पर यूनिट एरिया, क्योंकि क्वेश्चन में भी पर यूनिट एरिया निकालना है। तो सेफ फैक्टर F12 सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। तो सेफ फैक्टर इस मैं इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट के बारे में बता रहा हूँ कि इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट के केस में, और जब दोनों ग्रे सरफेस हैं, डिफ्यूज सरफेस हैं, देखो जब भी क्वेश्चन करोगे दो एजम्पशन आप मान के चलो, आपको लिखने कि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो टेम्परेचर दोनों सरफेस का 400 केल्विन है, इसका 300 केल्विन है, चेंज नहीं हो रहा है। 400 का 400 केल्विन है, एजम्पशन मान के चलो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर है। और दूसरा है कि सरफेस जो है वो ग्रे सरफेस है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ग्रे सरफेस है, तब भी हम मान के चलते हैं कि ग्रे सरफेस है, एजम्पशन मान लेते हैं ग्रे सरफेस और डिफ्यूज सरफेस। डिफ्यूज सरफेस क्या होता है, सरफेस विच इमिट रेडिएशन फ्रॉम ओवर ऑल डायरेक्शन, मतलब एक ऐसा सरफेस जो ऑल सारी डायरेक्शन में रेडिएशन को इमिट करता है इन यूनिफॉर्म मैनर, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वो सारी डायरेक्शन में सेम होती है। मतलब कि इस डायरेक्शन, ऐसा ना हो कि इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी कम है, इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ज़्यादा है। सारी डायरेक्शन में जहाँ जिस डायरेक्शन में वो इमिट करेगा, इन ऑल डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज सेम, ये मान के चलते हैं हमेशा हम। ठीक है, दो एजम्पशन, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर रेट, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर और डिफ्यूज सरफेस और ग्रे सरफेस, ये हमेशा क्वेश्चन में हम अगर नहीं भी दिया है तब भी लिख के चलेंगे। तो यहाँ से जब F12 की मैं बात करूँ तो मैं इस केस की बात कर रहा हूँ केवल टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट, दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों ग्रे सरफेस है और डिफ्यूज सरफेस है और दोनों की इमिसिविटी दे रखी है। ठीक है, दोनों इमिसिविटी ε1 ε2। तो उस केस में जो सेफ फैक्टर F12 आएगा वो आएगा 1/1 ε1 प्लस ε2 माइनस 1। ठीक है, उस केस में F12 की वैल्यू आ गई 1/1 ε1 प्लस 1/2 ε1 इमिसिविटी पहले सरफेस की, ε2 इमिसिविटी दूसरे सरफेस की और -1 में इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट मतलब और ग्रे सरफेस टेम्परेचर और इमिसिविटी दोनों की दे रखी है। उस केस में सेफ फैक्टर की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन, अब देखो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में सब बता दिया, अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ कैसा होगा। तो उसमें पूछा है उसने नेट हीट एक्सचेंज रेट Q12, तो यहाँ पर कैसा आएगा, मैंने सेफ फैक्टर लिखा था तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिग्मा पर यूनिट एरिया कह रहा है सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1। ठीक है, ये सेफ फैक्टर का डेरिवेशन है, पूरा निकल जाता है। मैं केवल यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आप जिसको आपको पता ही होगा डेरिवेशन इसके बारे सेफ फैक्टर का। तो ये Q12 पता चल गया, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.67 × 10⁻⁻8। टेम्परेचर कितना है 400 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 डिवाइडेड बाई इमिसिविटी दोनों की सेम है तो 1.19 माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कितना आएगा हीट एक्सचेंज रेट,
ये आएगा 812 वॉट पर मीटर स्क्वायर नेट हीट एक्सचेंज रेट, ठीक है, 812 वाट पर मीटर स्क्वायर। समझिए, देखो मैंने बता दिया आपको, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बता दिया। अब धीरे धीरे जैसे आगे आगे टर्म आते रहेंगे ना, वो मैं आपको बताता रहूँगा।